जब हमारी बहनों बेटियों का सिंदूर छीना गया तो हमने आतंकियों के धन को उनके घर में घुस के कुचल दिया। और ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के बाद बीजेपी आज तिरंगा यात्रा निकालेगी देश भर में। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के देश के प्रधानमंत्री पहली बार देश को संबोधित करते हैं रात 8 बजे। रात 8 बजे उनके लिए ऐसा लगता है कि कोई बहुत शुभ साइत पूछी है किसी से उन्होंने। रात को 8 बजे आए, टेलीप्रॉम्प्टर ऑन हुआ, प्रधानमंत्री ने देश को संबोधित किया। लेकिन खेल ये हो गया कि उनसे पहले उनके दोस्त ने दुनिया को संबोधित कर दिया। वही दोस्त जो ये दावा कर रहा है कि उसने डांट डपट के दोनों पक्षों को कहा कि अगर युद्ध नहीं रोकोगे तो हम ट्रेड बंद कर देंगे। सुनिए डोनाल्ड ट्रंप को सबसे पहले। I said, come on, we're going to do a lot of trade with you guys. Let's stop it. Let's stop it. If you stop it, we're doing trade. If you don't stop it, we're not going to do any trade. अब इस बात को भारत सरकार को स्पष्ट करना होगा कि भाई क्या अमेरिका की अगुवाई में, अमेरिका के हस्तक्षेप से, अमेरिका के दबाव से क्या भारत ने सीज फायर को स्वीकार किया? अब कोई भी देश डिप्लोमेटिक तरीके से इस बात को स्वीकार तो करेगा नहीं, लेकिन इस बात को जानने का हक तो देशवासियों को है कि क्या यह दबाव काम कर रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को संबोधित करने के लिए 8 बजे आते हैं, लेकिन उनकी बातचीत में तेवर, भंगिमा सब कुछ दिखता है। लेकिन एक वाक्य जिसकी चर्चा बड़ी ज्यादा हो गई कि जब हमने आतंकवादियों पर हमला किया तो पाकिस्तान ने हम पर हमला कर दिया, और पॉज लेकर के फिर वो कहते हैं कि फिर उसके बाद हमने जवाब दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी बात कहते हुए ये भी बोल देते हैं कि ट्रेड और टेररिज्म दोनों एक साथ नहीं चल सकता, खून और पानी दोनों एक साथ नहीं बह सकता, जवाब देंगे। और न्यूक्लियर वाली बात कैसे आ गई, इसको लेकर के अभी विद्वानों में विमर्श चल रहा है कि भारत असल में इस पूरी परिस्थिति में कहां खड़ा है। भारत ने यह सीज फायर का निर्णय क्यों लिया? देश में भी इस बात पर डिबेट चल रही है कि क्या इससे जो मुकाम हासिल करना था वो मुकाम हासिल हो गया? जिस मकसद से ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ था उस मकसद में हमने कितना हासिल किया, कहां हम चूक गए? कई लोग इस बात का विश्लेषण खुलेआम कर रहे हैं कि हम जब अपर हैंड पे थे तो हमने सीज फायर क्यों स्वीकार कर लिया। ये सब बातचीत अभी चली रही है कि आज 2 तस्वीरें सामने आ गई। एक तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद सेना के जवानों के बीच पहुंच गए और खूब उसकी वीडियो, फोटो, भारत माता की जय, वंदे मातरम का नारा लगाते हुए उनके वीडियोस आने लगे, तस्वीरें आने लगी, और भारतीय जनता पार्टी ने इसको खूब प्रचारित करना शुरू कर दिया। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने इस बात का ऐलान कर दिया कि वो ऑपरेशन सिंदूर के बारे में पूरे देश में यात्रा निकालेगी। और हरियाणा के पंचकमल प्रदेश कार्यालय से भारतीय जनता पार्टी हरियाणा की तरफ से एक चिट्ठी आ गई, ऑपरेशन सिंदूर लोकसभा तिरंगा यात्रा संयोजक 2025। प्रदेश अध्यक्ष ने साइन करके 10 जिलों में 10 प्रभारी नियुक्त कर दिए और बीजेपी अब पूरे देश में इसका प्रचार शुरू करने जा रही है। ऑपरेशन सिंदूर तो भारतीय सेना की कामयाबी बताएगा, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर का प्रचार अभियान बीजेपी की कामयाबी बताएगा। अगर इस 2 वाक्य में आप फर्क करना जानते समझते हैं तो आगे की वीडियो आपके लिए है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह आदमपुर वायुसेना स्टेशन पहुंचकर वायुसेना के वीर योद्धाओं और सैनिकों से मुलाकात करते हैं, उनमें जोश भरते हैं। इस बात को लेकर के एक सामान्य प्रतिक्रिया यही होगी कि देश के प्रधानमंत्री ने सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए यह काम किया, और जो कि बिल्कुल जायज है। और सेना का मनोबल इस पूरे प्रकरण के बाद, और आप याद करिए 22 अप्रैल के दिन को, जिस दिन पहलगाम पर आतंकी हमला हुआ, पूरे देश ने उसके बाद एकजुट होकर के एक राय में भारत सरकार और भारतीय सेना को अपना समर्थन दिया है।
पूरे विपक्ष ने एक सवाल नहीं पूछा? क्या उस समय विपक्ष ने एक भी बार यह सवाल किया क्या कि ये आतंकी आए कैसे? गृह मंत्रालय फेल है, भारत का विदेश मंत्रालय की चूक है, कहीं सेना और सुरक्षा बलों की चूक है? किसी ने यह सवाल किया क्या? किसी ने यह सवाल किया क्या कि जब आपने ये कहा था कि नोटबंदी से आतंकवाद की कमर टूट जाएगी, तो नोटबंदी के बाद यह आतंकी हमला कैसे हो गया और उसके बाद छुटपुट छोटे छोटे तो हमले होते रहे हैं? किसी ने यह सवाल किया? किसी ने यह सवाल किया क्या कि वो आतंकी किस रास्ते आए, कहां चले गए? आप 22 अप्रैल से ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत के 2-4 दिनों तक पूरे देश का मीडिया खंगाल लीजिए, सोशल मीडिया खंगाल लीजिए, कुछ एक सवालों को छोड़ दें तो पूरे देश का विपक्ष एक साथ खड़े होकर के, चाहे वो सर्वदलीय बैठक में होता है, चाहे वो बाहर मीडिया में, वो ये कहता है कि देश की सुरक्षा, देश की संप्रभुता और देश की अखंडता सर्वोपरि है। हम भारतीय सेना के साथ हैं, हम सरकार के साथ खड़े हैं, वो जो निर्णय लेना चाहे लें। लेकिन राजनीति शुरू किसने की? राजनीति शुरू की भारतीय जनता पार्टी ने। अभी ऑपरेशन में सीज फायर की घोषणा नहीं हुई थी, अभी चीजें चल रही थी। कभी रात में तस्वीरें आती थी कि किधर हमला हो रहा है, कभी सेना की ब्रीफिंग होती थी, और अभी सब कुछ एज इट इज चल रहा है। उस बीच में जो सबसे बड़ा खेल, ऐतिहासिक, यादगार, सदियों तक जिसे याद रखा जाएगा, वो भारतीय मीडिया की भूमिका। टेलीविजन चैनल जो कई बार कराची को बर्बाद कर चुके थे, दर्जनों बार इस्लामाबाद पर कब्जा करवा चुके थे, पाकिस्तान हर रात नेस्तनाबूद हो रहा था, और उसके बाद सब कुछ चल रहा था। अगली सुबह से फिर पाकिस्तान कुछ और कर रहा था। इस बीच में राजनीति शुरू किसने की? भारतीय जनता पार्टी के ट्वीट ने, जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने नरेंद्र मोदी को लार्जर देन लाइफ दिखाने के अपने पॉलिटिक्स के तहत यह ट्वीट किया कि मनमोहन सिंह जब सरकार में थे तो ये करते थे। अब उसके बाद से पूरे देश में इस बात का सवाल पूछा गया कि भाई ये सब कुछ हो क्यों रहा है? तब तक डोनाल्ड ट्रंप ने सारा खेल सामने कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने एक नहीं कई बार यह बात साबित की है, इस बात की श्रेय लेने की कोशिश की है, इस बात की तरफ इशारा किया है कि उनके हस्तक्षेप से, उनके दबाव से, उनके पहल से, उनकी मेहनत से ये सीज फायर हुआ है। और उसके बाद से भारत में ये सवाल पूछा जा रहा है कि भारत ने तीसरे व्यक्ति का हस्तक्षेप क्यों स्वीकार किया? हालांकि जब भारतीय सेना ने, भारत के मंत्रालय ने अपनी ब्रीफिंग दी तो उसमें तीसरे व्यक्ति के हस्तक्षेप को खारिज किया, उसके बारे में कोई बात ही नहीं की। पाकिस्तान ने हर जगह उसका जिक्र किया, लेकिन भारत ने नहीं किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब बोलने आए तब भी उन्होंने इस बात को बहुत समझदारी से, बहुत संतुलित ढंग से अपनी बात रखी। लेकिन खेल तो बिगाड़ा ना डोनाल्ड ट्रंप ने। डोनाल्ड ट्रंप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बोलने के पहले ही बोल दिए। पहले उसने ट्वीट करके खेल बिगाड़ा था, अब उसने अपना मीडिया में बयान दे करके हमने दोनों को अड़काया है कि दोनों से ट्रेड बंद कर देंगे। अब सवाल पूरे देश में यह पूछा जा रहा है कि क्या ऑपरेशन सिंदूर ट्रेड के लिए हो रहा था या आतंकी हमलों का बदला लेने के लिए हो रहा था? सवाल पूछा जा रहा है कि कौन ट्रेड किससे कर रहा था, जिसे बंद करने की धमकी डोनाल्ड ट्रंप दे रहा था, और ट्रंप के सामने क्या भारत सरकार की रणनीति रही है? क्या वाकई ट्रंप ने हस्तक्षेप करके दबाव बनाया है? फिर यह व्यापार किसका है और अडानी से इसका लिंक क्या है? इसको भारत सरकार को सवाल को जवाब के रूप में रखना होगा। अगर शिमला समझौता द्विपक्षीय है तो यह तीसरे पक्ष का घुसपैठ ऐसे क्यों हो रही है? और ये वही लोग हैं जो कल तक ये कहते थे कि न्यूक्लियर वेपन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक भाषण वायरल होने लगा। जैसे ही ये बात सामने आ गई कि न्यूक्लियर वाली बात अमेरिका पर पहुंची थी, एक तरफ ये कहानी चल रही है कि भारत के एयरफोर्स ने जो हमले किए, मिसाइल दागे, वायुयान हमारे जो यहां गए, हमारे लड़ाकू विमान जिन्होंने हमला किया, उनमें से एक वो पहाड़ी जिस पर हमला होने के बाद न्यूक्लियर रिएक्शन की बात कुछ सामने आ रही। पुष्ट खबरें कहीं नहीं है,
खबरें चली जा रही हैं। जैसे CNN पाकिस्तान के नेताओं को कई बार अपने अखबार में बैठा करके पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा दिखा रहा है, पाकिस्तान झूठ बोले जा रहा है, पाकिस्तान अपने नैरेटिव को बात कर रहा है। जैसे भारत सरकार ने अभी तक इसको साफ नहीं किया है कि राफेल कितने मार गिराए। पाकिस्तान कहेगा कि उसने कई राफेल मार गिराए, लेकिन वो सबूत नहीं देगा, वो उसके पास सबूत नहीं है, वो झूठ बोलेगा। भारत सरकार लेकिन अपने देश को सच बताए कि कितने लोग यहां से हताहत हुए। जैसे रक्षा मंत्रालय ने जब अपनी प्रेस ब्रीफिंग की, उन्होंने कहा कि लाशें गिनना पाकिस्तान का काम है, लेकिन भारत के कितने लोग हताहत हुए उसके बारे में चर्चा क्यों नहीं होगी। इसीलिए संसद सत्र बुलाए जाने का दबाव पूरी कांग्रेस पार्टी बनाना शुरू कर दी है, और संसद सत्र में कम से कम इस बात की बातचीत हो कि भारत को क्या मिला और भारत का क्या नुकसान हुआ। और नुकसानों की जब बात होगी तो शहीद सैनिकों की मृत शरीर वापस अपने गांव की दिशा में भेजे जा रहे हैं, और यह काम रक्षा मंत्री रहते मरहूम नेताजी मुलायम सिंह यादव ने किया था। उसके पहले शहीद सैनिकों की लाशें घर नहीं भेजी जाती थी, उनके कुछ सामान भेजे जाते थे। उन्हीं में से एक छपरा बिहार के रहने वाले BSF के बहादुर सब इंस्पेक्टर मोहम्मद इम्तियाज अपने देशभक्ति में देश के सामने कुर्बान हो गए। उनके बेटे ने उनको याद करते हुए जब आखिरी सैल्यूट किया, लोगों की आंखें नम हो गईं। कुछ लोग सोशल मीडिया पर यह सवाल करते नजर आए कि बिहार के मुख्यमंत्री और दो उप मुख्यमंत्री वहां क्यों नहीं रिसीव करने आए। जनाजा गांव पहुंचा तो गांव में नम आंखों से शहीद इम्तियाज अली को लोगों ने सुपुर्दे खाक किया और एक छोटी सी वीडियो वायरल हुई, सुनिएगा। और जो अपने वतन के लिए जान देता है वो कभी मरता नहीं है। इम्तियाज अली साहब हमारी फिक्र में जिंदा है, हमारी सोच में जिंदा है, हमारे ख्याल में जिंदा है। भारत के इतिहास और इतिहास की पेशानी पर हमेशा इम्तियाज अली का नाम झूमर की तरह चमकता रहेगा, और इस नाम को कोई मिटा नहीं सकता है, इसलिए कि यह कुर्बानी अपने देश के लिए कुर्बानी है। और इसीलिए कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो सवाल पूछे जा रहे हैं उसका जवाब देश को चाहिए। ये भी एक किस्म की राजनीति है। हालांकि अभी तक देश में ये तय नहीं है कि सीज फायर हो गया या क्या है, आगे क्या होगा। कांग्रेस के प्रवक्ता टीवी पर बैठ करके कह रहे हैं कि युद्ध में हम थे ही नहीं, तो सीज फायर का मतलब क्या। सब कंफ्यूज हैं, इसलिए कांग्रेस ने ये सवाल कर दिए हैं। सुप्रिया श्रीनेत ने लिखा कि ट्रंप बार बार क्यों कह रहे हैं कि अमेरिका ने सीज फायर कराया। आज तो उन्होंने यहां तक कहा कि आपको व्यापार का हवाला देकर हमने धमकाया। भारतीय सेना पाकिस्तान को नाको चने जब चपवा रही थी और आप ही ने कहा हमारी सेना आक्रामक कार्रवाई से पाकिस्तान बौखला गया था, तब आपने सीज फायर क्यों किया। आपने ट्रंप की कश्मीर पर मध्यस्थता की पेशकश पर कुछ नहीं कहा। क्या आपने अमेरिका की दखलंदाजी मंजूर कर ली। आप अमेरिका के उस वक्तव्य पर भी खामोश रहे जिसमें भारत और पाक प्रतिनिधियों की किसी तीसरी जगह मुलाकात की चर्चा की गई है। क्या आप पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से मिलने वाले हैं? क्या आप पाकिस्तान से डिप्लोमेटिक संबंध स्थापित करने वाले हैं? हमारी सेना ने पाकिस्तान में स्थित आतंकी कैंप जरूर तबाह किए, लेकिन वो दहशतगर्द कहाँ हैं जिन्होंने पहलगाम में निर्मम हत्या की। जब सारा देश और विपक्ष आपके साथ था, तब आप POK से पाकिस्तान को क्यों नहीं खदेड़ा। हमारे BSF जवान पूनम साहू जो 19 दिन से पाकिस्तान की गिरफ्त में हैं, उनको हम वापस कब लाएंगे। एक और अंतिम सवाल, पहलगाम में इतनी बड़ी सुरक्षा और इंटेलिजेंस की चूक हुई कैसे, इसके लिए आप जिम्मेदार हैं या गृह मंत्री। इन सवालों का जवाब देश आपके संबोधन के बाद भी कर रहा है, जिनमें से कुछ जरूरी सवाल हमारी संप्रभुता को लेकर के। आने वाले कुछ दिनों में ये पता चलेगा कि इन सवालों के जवाब मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, लेकिन बीजेपी ने यात्रा शुरू कर दी है। बीजेपी के लोग गांव-गांव जाएंगे, गांव-गांव बताएंगे कि ऑपरेशन सिंदूर में कैसे बीजेपी की भूमिका बहुत बड़ी है। सेना की बात हो, किसी को गुरेज नहीं। ऐसी यात्राएं कांग्रेस ने निकाला, ऐसी यात्राएं बंगाल में निकल रही, ऐसी यात्राएं देश के कई कोने में निकली जब सेना को एकजुट समर्थन देने के लिए विपक्ष ने यात्रा किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इन यात्राओं में क्या करेगी, यह आपको इतिहास में पहले भी पता है। अब उन्होंने कुछ पोस्टर जो पहले बनाए थे वो भी पता है। बीजेपी के ट्वीट से भी आपको पता हो गया कि वो मोदी जी को फोकस करेगी, भारतीय सेना को नहीं। और अगर यह होता है
तो बताइए राजनीतिक कर कौन रहा है? अगर भारत अब किसी तरह से युद्ध में नहीं है तो ये जो कल रात को मीडिया में फिर से आया कि जम्मू कश्मीर से लेकर के राजस्थान तक के इलाके में कुछ संदिग्ध गतिविधियां देखने को मिल रही हैं, तो अभी भारत सरकार कहां खड़ी है? अभी ये चर्चा हो ही रही है कि यात्रा पर बीजेपी निकल चुकी है और उस यात्रा में कोई आश्चर्य नहीं कि गांव का आखिरी आरएसएस और बीजेपी का व्यक्ति एक सामान्य व्यक्ति को हो सकता है ये समझा दे कि जो सबसे बड़ी तबाही हमारे राफेल ने मनाई और ब्रह्मोस फेंका, वो मोदी जी ही ड्राइव कर रहे थे। 2-4 बार तो खुद गृहमंत्री जी पाकिस्तान को नेस्तनाबूद करने चले गए। जब मीडिया कुछ भी दिखा सकती है तो बीजेपी के लोग गांव में क्या बोलेंगे, इसका अंदाजा आप भी लगाइए और सोचिए कि सेना पर, शहीदों पर, देश के अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति पर कितनी गंभीर है बीजेपी। और जब विक्रम मिस्री अपनी प्रेस ब्रीफिंग में कह चुके हैं कि पाकिस्तान इस बात की चिंता न करे, हम एक मैच्योर डेमोक्रेसी हैं, हमारे यहां लोग सवाल पूछते हैं और हम उसका जवाब देते हैं। प्रधानमंत्री जी भी उसका जवाब देने के लिए आए थे, लेकिन कुछ सवाल जो अनुत्तरित रह गए हैं, अभी देखना है कि उसका जवाब कब मिलेगा। सेना सेना है, सरकार से उसका रिश्ता केवल निर्णय तक है, लेकिन जो श्रेय सेना का है वो सेना को मिलना चाहिए। जो सम्मान शहीद को है वो बिहार से लेकर के यूपी तक, इन दोनों खबरों को जाते आते आपकी स्क्रीन पर रख रहा हूं। बिहार में लोग सोशल मीडिया पर पूछ रहे हैं कि मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री कोई क्यों नहीं पहुंचा रिसीव करने, और उत्तर प्रदेश में एम्बुलेंस ऐसी नहीं थी जिसमें शहीद का शव रखा जाए और घंटों इंतजार करना पड़ा। अगर ये दोनों खबरें सही हैं, इसका जवाब सरकार दे, तो इसके बाद इसका कौन जिम्मेदार है? नागरिक आप हैं, इसलिए बहुत जिम्मेदारी से हर एक चीज पर नजर रखिए और ठहर करके, सोच करके लोगों के भाषणों और बयानों पर यकीन रखिए, वरना बेचने वाले आपका इमोशन, आपकी देशभक्ति और आपकी बहुत बड़ी चीजें भी बेच देंगे व्यापार और मुनाफे के लिए, पता ही नहीं चलेगा। आपका क्या मानना है इस पूरे प्रकरण पर नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर ये वीडियो आपको जरूरी लगे तो इसे लोगों तक पहुंचाइए। मेरे चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, घंटी की बटन दबाएंगे तो अगली वीडियो की सूचना मिलेगी, और अगर ज्वाइन करेंगे तो हमें आर्थिक मदद मिलेगी। अगर आप इस वीडियो को ट्विटर यानी एक्स या फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करना मत भूलिए। फिर मिलेंगे ऐसे किसी जरूरी सवाल के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।